नमस्कार। विज्ञान और पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं का क्या योगदान है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं सूर्य कुमार विश्वकर्मा आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित ये वे ऐसे कौशल हैं जो नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं की उपस्थिति अत्यावश्यक है, परंतु यह खेदजनक है कि इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को एक सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। लैंगिक असमानता, दिशा आदर्शों का अभाव और सहयोग ना करने वाली नीतियां या कहें प्रतिरोधी नीतियां इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को अपना कैरियर बनाने से रोकती हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा और सवालों का जवाब इससे संबंधित आज हमारे मंच में एक खास मेहमान डॉक्टर शुभा त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। डॉक्टर शुभा त्रिपाठी जी पिछले 15 सालों से शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। तो आइए हम और आप मिलकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर शुभा त्रिपाठी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सवालों का सिलसिला प्रारंभ करने से पहले हम और दर्शक चाहते हैं कि आप कृपया इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस विषय पर प्रकाश डालने से पहले मैं इस दिन के बारे में बताना चाहूँगी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस जिसे बोला जाता है, वो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसे मनाने का जो संकल्प है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 22 दिसंबर 2015 को ही ले लिया गया था। और इस दिन को मनाने के जो पीछे उद्देश्य है, वही इसका कारण जो है, ये दिन जो है वो पूरी तरीके से उन लड़कियों और महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विज्ञान को आगे बढ़ाया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनेस्को और यूएन विमेन, इन संस्थाओं के साथ साथ ही और भी एजेंसियां जो गवर्नमेंट के साथ साथ और भी प्राइवेट एजेंसियां, संस्थाएं हैं, उनके साथ मतलब इन सब ने मिलकर लागू करने का संकल्प लिया। और इसको मनाने के पीछे इन सब संस्थाओं का उद्देश्य ही है कि विज्ञान के क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं को जितना आगे हम ले जा सकते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी ये वर्ड आ ही जाता है इसके साथ में, जो कि यूनेस्को की अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो है जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करना या लैंगिक समानता को प्राप्त करना जी। अब अगर हम बात करें भारत के बारे में, भारत में आज़ादी के बाद या हम बोले तो लगभग पिछले 50 सालों में हम देखते हैं कि स्नातक की डिग्री लेने वाले महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में अधिक है जी। इस इतनी अच्छी उपलब्धि के बावजूद भी अगर हम देखें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इन विषयों में डिग्री लेने वाली जो लड़कियों की संख्या है वो समकक्ष पुरुष आबादी की तुलना में लगभग आधी है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के जो आंकड़े कहते हैं वो मैं बताना चाहूँगी। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में केवल 30% रिसर्चर जो हैं वो महिलाएं हैं जी। जब महिलाएं, लड़कियां पूरी आबादी का आधा हिस्से को रिप्रेजेंट करती हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। तो स्टेम जो फील्ड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स का जो फील्ड है, उनको भी महिलाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जी। क्योंकि जब महिलाएं इस फील्ड में आएंगी, उसका प्रतिनिधित्व करेंगी, तभी हम एक स्थायी विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे, स्थायी विकास हमें मिल पाएगा। तो 2 संस्थाओं का नाम जैसे मैंने पहले भी लिया था, यूएन वुमेन, तो इनका तो जो सारा ध्यान है वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ही है। हर तरीके से प्रयासरत हैं और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयासरत हैं। और इनके आह्वान पर ही जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती हैं, जिनको टेक कंपनियां हम कहते हैं, तो लगभग यूएस में 500 से ज़्यादा कंपनियों ने अपना एजेंडा बना लिया है कि हम लड़कियों को और ज़्यादा अवसर देंगे इन कंपनियों में कार्य करने के लिए। तो उन्होंने एक नीतिगत तरीके से अपना प्रस्ताव बनाया और अपनी उतनी जगह छोड़ी हुई है कि उतनी सीटों पर या उतनी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लड़कियों को मौका दे सकें। और जो यूनेस्को है वो भी काम कर रहा है जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने या लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए।
तो जब हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्रों में लैंगिक असमानता को दूर करना और विज्ञान के क्षेत्र में भी लड़कियों को आगे बढ़ावा देना, तो अगर लड़कियां प्रतिनिधित्व करेंगी साइंस का और साइंस के फील्ड को, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के जो विषय हैं उनका प्रतिनिधित्व करेंगी, तभी हम सब मिलकर एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। जी, इसी सिलसिले पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर प्रशासन द्वारा ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित करती हैं ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें? जी बिल्कुल। विज्ञान के क्षेत्र में आने से पहले हम इस विषय पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि जो लैंगिक असमानता, जो सबसे बड़ा मुद्दा विज्ञान के क्षेत्र में भी आड़े आता है, तो विज्ञान ही नहीं हर क्षेत्र में उसको दूर करने का प्रयत्न दूसरे देशों के साथ साथ हमारी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। बहुत सारी नीतियाँ उनके लिए भी बनाई गई है, बहुत सारे एजेंडे बनाए गए हैं और उन पे वो कार्यरत है। अब अगर हम विज्ञान के क्षेत्र में बात करें कि विज्ञान के क्षेत्र में जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करना है या लैंगिक समानता को प्राप्त करना है, बालिकाओं को विज्ञान की तरफ आकर्षित करना है ताकि वो उस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके, तो मैं सबसे पहले इसमें जो नाम लेना चाहूँगी जिस स्कीम का, वो है विज्ञान ज्योति स्कीम। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर्षित करना है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। जी बिल्कुल। कि इसमें विज्ञान ज्योति स्कीम के तहत 550 जिलों में से 100 लड़कियों का चयन किया जाना है। ये 9th, 10th, 11th कक्षाओं से होंगी। प्रतिशत इनको चुनने का आधार होगा कि परसेंटेज बेस पे इनको चुना जाएगा और जब इन लड़कियों का चयन कर लिया जाएगा हर सत्र के लिए, तो इनको क्या करेंगे कि जैसे NIT, IIT जैसे बड़े जो संस्थान होते हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र में शिक्षा देते हैं, तो उन कैंपस में ले जाकर ही इन बालिकाओं का कैंप लगाया जाएगा ताकि उस कैंपस के अंदर रहते हुए बालिकाएं ये समझ सकें कि इतने बड़े बड़े संस्थानों का में कैसा माहौल होता है, कैसे शिक्षा मिलती है और कैसे हमको उसमें एडजस्ट करना है। तो वो आगे अपने जब इसमें कैरियर के रूप में इसको चुनना चाहेंगी तो वो पहले से ही उसके प्रति जो है वो कंफर्टेबल फील कर सकें। और इसके साथ ही आर्थिक मदद, क्योंकि इनमें से अगर कुछ लड़कियों का चयन होता है, मान लीजिए IIT, NIT और भी जितने बड़े संस्थान हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में कार्यरत है, उनको शिक्षा देते हैं, इनमें से किसी संस्थान में चयन होता है इनमें से बालिकाओं का, तो उसमें फेलोशिप दी जाएगी जिससे कि वो अपनी फीस वगैरह दे सकती हैं। ये आर्थिक मदद हो गई। इसके साथ इसी स्कीम के तहत एक और योजना है कि जो महिला वैज्ञानिक हो गई या साइंस के फील्ड में कार्यरत बहुत और भी हस्तियां होती हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में और भी इन क्षेत्रों में जो काम करने वाली नामचीन महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं से इन बालिकाओं को मिलवाया जाएगा ताकि उनमें भी वो आत्मविश्वास, वो मनोबल जाग सके कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, विज्ञान के क्षेत्र में मैं आगे कुछ काम कर सकती हूँ। तो इस तरीके से ये विज्ञान ज्योति स्कीम कार्य करती है। अब इसके साथ साथ इस स्कीम का साथ देने के लिए और भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है, ये सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं है लेकिन छात्र छात्राओं दोनों के साथ साथ होने के कारण बहुत विशाल पैमाने पे, इसलिए इसका नाम भी आ जाता है, वो है इंस्पायर अवार्ड या इंस्पायर मानक जिसे हम कहते हैं। तो ये जो संस्था है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये चलाती है केंद्र सरकार की तरफ से। इसको 13 दिसंबर 2008 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था और उसके बाद ये सत्र 2009-10 से ही इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हो गया था। तो इस अवार्ड में इंस्पायर स्कीम जो बोले हम इसमें, तो इसमें 10 साल की उम्र से 32 साल की उम्र तक की लड़कियों और महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम है या उनको प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग तरीके के ये किए जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। 10 से 15 साल के लिए इंस्पायर अवार्ड, इसके बाद 16-17 साल की लड़कियों के लिए भी इंस्पायर स्कीम है। फिर 22 से 27 साल की जो उम्र होती है वहाँ पर रिसर्च या UG या PG के लिए आ जाता है हमारा, तो स्कॉलरशिप के फॉर्म में।
फिर उसके बाद 27 से जो 32 साल की उम्र होती है वहाँ पर फैकल्टी के रूप में इनको इंस्पायर स्कीम के तहत बहुत अलग अलग तरीके से इन योजनाओं से मदद मिलती है। इसके साथ ही इंस्पायर एक और काम करता है, वो है कि इनोवेशन पे बेस्ड क्या करते हैं कि लोग आइडियाज़ ढूंढते हैं। तो आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? हम जो बात कर रहे हैं 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे जी, तो वो सबसे परफेक्ट एज होती है कि हम उनको आकर्षित करते हैं, साइंस की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इन 10 से 15 साल की उम्र के बच्चों को आकर्षित करने के लिए इंस्पायर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। तो ये स्टेप वाइज है, वो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि पहले पूरे स्कूलों में से मतलब शाला स्तर पर 10 लाख इनोवेटिव आइडियाज़ हर साल 10 लाख आइडिया को चुना जाता है। फिर उनको फिल्टर करते हुए हम चले जाते हैं जिला स्तर पर, जहाँ पर उनको 1 लाख कर दिया जाता है। फिर इस तरीके से और आगे बढ़ते हुए फिर हम राज्य स्तर पर जाते हैं, तो वो 10,000 आइडियाज़ इनोवेटिव जो आइडिया हैं बेस्ट, उनको चूज़ कर लिया जाता है। फिर उनमें से हम 1,000 सिर्फ 1,000 जो बेस्ट आइडियाज़ सब जगह से फिल्टर होके आते हैं उनको हम नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़े लेवल पे एग्जीबिशन आयोजित की जाती है, सबको दिखाया जाता है, दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है, शिक्षा मिलती है। और उनमें से भी फिर आगे सिर्फ 60 जो बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उनको 60 पर ईयर उनको चूज़ कर लिया जाता है। उनको गवर्नमेंट जो इंस्पायर स्कीम वाले हैं वो अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं जैसे DST या NIF जो संस्थाएं हैं उनके अंडर में इनको किसी न किसी रूप में फेलोशिप दे के या इनको आगे बढ़ने के लिए फिर मिल जाते हैं वो आइडियाज़। इसके साथ साथ ही और भी जो बहुत सारी एक बहुत बड़ी संस्था का नाम आता है जो कि 1914 से कार्यरत है, वो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका नाम सुना होगा आपने भी। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस इतनी पुरानी संस्था है जो कि लगभग 100 व्यक्तियों से शुरू हुई थी और आज 40,000 के लगभग इसमें मेंबर हैं और एक बहुत बड़ी संस्था है विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए जी। तो इसमें इसका ही एक बहुत हिस्सा, क्योंकि आज हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी का एक हिस्सा है महिला विज्ञान कांग्रेस। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो हर साल जनवरी के किसी भी हफ्ते में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम आयोजित करती है और महिला विज्ञान कांग्रेस चूंकि उसका ही हिस्सा है जी बिल्कुल, तो उनको भी मौका मिलता है कि वो अपना कुछ रिसर्च पेपर है जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो वहाँ पर रख सकें। सब एक जगह शामिल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है जो वो पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज में आयोजित होनी थी 2021 में अभी, लेकिन वो किन्हीं वजहों से, आपको पता है कि कोविड ड्यूरेशन अभी चल रहा है, तो उन वजह से वो अगले सत्र के लिए 2022 के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। अब अगर हम और भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं अगर हम बोलें कि और बहुत सारी स्कीम चलाती हैं जो कि हम सबको जानना जरूरी है, स्पेशली लड़कियों और महिलाओं को, क्योंकि वो जब जानेंगी तभी उनमें मनोबल आएगा कि हम इस क्षेत्र में और आगे जा सकते हैं। तो एक बहुत इसमें एक नाम आता है किरण जी, नॉलेज एम्पावरमेंट रिसर्च एडवांस थ्रू नर्चरिंग। तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए बनाई गई है। इसमें आज की डेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और जैसे महिलाओं को कुछ परेशानियां होती हैं कि फैमिली कहीं और है और हमारा कार्यरत स्थान कहीं और है। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो आप एक स्थान से बंधे नहीं रह सकते हैं। तो वैसी परेशानियों का निराकरण करने के लिए भी संस्था के द्वारा जो है वो हेल्प मिलती है। और इसके अलावा जो DST, जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बोले कि हम सर्वा है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में, तो वो भी बहुत सारी फेलोशिप, अवार्ड या स्कीम चलाता है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले इसमें जो एक बहुत बड़ा नाम आता है वो इंडियन नेशनल अवार्ड है वुमेन्स के लिए, जो कि 3 पार्ट में, पार्ट A, B, C में कार्यरत है, जिसमें अलग अलग फील्ड में दे देते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में और नई तकनीकी के क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये 3 लेवल पे डिवाइड है जी। फिर इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलें तो इंडो US फेलोशिप, ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इनके अलावा ये मेडिकल के फील्ड में भी फेलोशिप देती है जी। और ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा मौका है,
क्योंकि अपने देश से बाहर और यूएस जैसे इतनी बड़ी कंट्री के इतने बड़े संस्थानों में हमको रिसर्च करने का मौका देती है, फेलोशिप मिल रही है। जी बिल्कुल। तो इससे अच्छा क्या हम मतलब इससे अच्छी किस अवसर की तलाश करें। तो सारे फील्ड में 5 फील्ड जो हमने बताए कि मेडिकल फील्ड के सही थी, मतलब एक फील्ड एक्स्ट्रा होगा जो हम बात कर रहे हैं स्टेम के अलावा इनमें बोल रहा था। तो ये इस तरीके की सारी जो स्कीम है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चलाती हैं। इनके अलावा भी कुछ और स्कीम हैं जो कि जिनसे हम जी बहुत बहुत धन्यवाद सुभा जी। आपने मतलब पूरी तरह से आप बताए कि राज्य और केंद्र प्रशासन द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पे हो या जिस लेवल पे भी जाए, वो पूरे जो कार्यक्रम हैं वो महिलाओं और बालिकाओं को विज्ञान के क्षेत्र में ही सिर्फ नहीं और भी जितने क्षेत्र हैं उसमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कुछ ही क्षणों में हम आपसे फिर से मिलेंगे, जाइएगा मत। धन्यवाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। दर्शकों, विराम के बाद आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं का क्या योगदान है। ब्रेक से पहले सुभा जी ने हमें राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो भी कार्यक्रम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं उसका क्या योगदान महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित करता है जिससे कि वो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़े। सुभा जी, आप खुद एक शिक्षिका हैं। एक शिक्षिका के तौर पर आप अपने स्कूल में ऐसे क्या कार्य करते हैं जिससे कि जो छात्राएं हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों? जी सूर्या जी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे स्कूल में कार्यरत जो विज्ञान शिक्षक हैं वो छात्र छात्राओं के लिए बहुत कुछ कार्य करते हैं जिससे कि बच्चे साइंस की तरफ आकर्षित हों, उनसे जुड़े रहें और अपना जो करियर है उसको साइंस के फील्ड में देख सकें। हर विज्ञान शिक्षक का एक सपना होता है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो विज्ञान के फील्ड में ही आगे बढ़ें। तो स्कूल स्तर पर बहुत छोटे छोटे प्रयास किए जाते हैं। तो उनमें से पहला नाम तो सबसे पहले आता है विज्ञान क्लब, जो कि हर स्कूल में बनाए जाते हैं। इसमें बच्चों का ही क्लब बनाया जाता है और उनसे ही हम मेंबर लेते हैं और उनसे ही सारी गतिविधियां करवाते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जो प्रदर्शनी लगती है, जो विज्ञान प्रदर्शनी लगती है, लगभग हर स्कूल में सालाना लगती है, लेकिन उसके लिए तैयारी जो है वो सत्र के प्रारंभ होते ही हो जाती है। हम हर हफ्ते कभी साइंस क्विज, कभी चार्ट प्रतियोगिता, कभी वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता, ये सब करते रहते हैं ताकि बच्चे उससे जुड़े रहें। और फिर आखिरी में जो प्रदर्शनी होती है वो बच्चों के द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा जो साइंस की तरफ बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम लोग करते हैं वो मेन जो बोलेंगे कि हम जो प्रैक्टिकल करके दिखाना। जैसे कि पिछले सत्र में निखार प्रोजेक्ट एक आया था जो कि स्पेशली 8th और 9th के बच्चों के लिए था, क्योंकि उस उम्र में ही बच्चे जो है वो साइंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर विज्ञान के फील्ड में क्या किया गया कि बहुत छोटे छोटे जो नियम होते हैं उनको करके दिखाना बच्चों को, क्योंकि जब तक जो नियम है वो याद करके बच्चे नहीं सीख सकते। उनको अगर हम करके दिखाए सामने और बच्चा खुद करे उसके बाद, तो फिर वो उनका इम्पोर्टेंस समझते हैं डेली लाइफ में। तो हम इस तरीके से करते हैं। फिर और भी जो एक्टिविटी होती है वो शैक्षिक भ्रमण, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है स्कूल में कि हम इसके अंतर्गत बच्चों को, जैसे कि हमने अभी 2 वर्ष पहले अपने स्कूल के बच्चों को BSP जो भिलाई में स्थित है वहाँ पर ले गए, परमिशन वगैरह लेके बच्चे पूरा उसको अंदर से देखे कि किस तरीके से उनका वर्किंग पैटर्न है, कैसे मेटल बन रहा है। तो बच्चे क्या है, आकर्षित होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि जब वो देखते हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और आकर्षित होते हैं। सुधा जी, ऐसा देखा गया है कि जो समाज में महिलाएं और जो बालिकाएं हैं जो हमारे हैं वो बहुत ही सक्षम हैं, फिर भी ऐसी कई रुकावटें या बाधाएं हैं जो उन्हें इस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती हैं। कृपया करके हमारे दर्शकों को वो रुकावटें या बाधाएं बताइए। जी, बाधाओं की बात आती है तो सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में
लड़कियां जब अपना कैरियर बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के फील्ड में जी। तो क्या होता है कि जब आपको बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको बाहर जाना है, तो लड़कियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि अपनी सुरक्षा की, कि वहाँ बाहर जाकर उन इंस्टीट्यूट में हमको सिक्योरिटी एक लड़कियों की जो है वो किस स्तर तक हम उसको निभा पाएंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे। फिर उसके साथ ही जो एक सबसे बड़ा जो कारण है, जो बाधा बोलेंगे, कि पहले से ही इन क्षेत्रों में लड़कियों की कमी है, तो वो जो कमी है वो इनको प्रोत्साहित नहीं करती कि हम उस फील्ड में जाएं, क्योंकि क्या होता है जो और लोग कर रहे होते हैं वो बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि उसकी तरफ वो ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि जैसे हमने आंकड़ों पे बात की थी कि उस क्षेत्र में ऑलरेडी लड़कियों की कमी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा हो गई। फिर अगर बच्चा पूरी तरीके से आकर्षित हो जाता है तो इन बाधाओं को पार करके भी वो निकल जाता है आगे। लेकिन बाधा एक सबसे बड़ी आती है कि एक टीचर, एक विज्ञान टीचर, उसके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, इतने ज्यादा बच्चे उस रेशियो में दिए जाते हैं कि वो पूरी तरह से अपना समय नहीं दे पाता बच्चों को कि विज्ञान की तरफ आकर्षित कर सकें। कि जितना ज्यादा हम उनको समय देंगे, जितना ज्यादा सिखाएंगे तो बच्चा आकर्षित होता है। तो जो वर्कलोड अगर हम बोलेंगे कि है, तो ये एक बात हो जाती है जी। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वहां तक तो बेसिक सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं, तो फिर विज्ञान जैसे विषय के लिए अगर हम बात करना चाहें तो वो थोड़ा पीछे रह जाती हैं। तो ये सारे जो कारण हैं ये बाधाएं बनती हैं। तो मतलब इस क्षेत्र में ऐसी बहुत बाधाएं हैं जो कि महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आपने कुछ तो बाधाएं बताई, अब इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए एक साझे तौर पे समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या सुविधाएं और क्या समाधान इन रुकावटों के लिए होनी चाहिए? जी, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, देखिए हम उनसे ही समाधान ढूंढने की कोशिश करें, हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। तो जैसे मैंने बात की कि टीचर के ऊपर वर्कलोड है, तो कुछ साइंस के फील्ड में जो टीचर हैं उनको कुछ अतिरिक्त समय ऐसा मिले कि वो बच्चों के साथ ज़्यादा रह सकें, कुछ एक्टिविटी जो है वो बच्चों के साथ ज़्यादा कर सकें। फिर हमने बात की कि जो सुदूर अंचल में जो लड़कियां हैं, जो दूर दराज के गाँवों में हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम चलाती है। आज तो नेट अवेलेबल है जिसकी मदद से मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की एक योजना है डिजिटल लाडो। इसमें क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से साइंस के कंटेंट उपलब्ध हैं, तो लड़कियां जो हैं वो उससे भी लाभान्वित हो सकती हैं जी। फिर जर्मनी एक देश है जहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाना कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के फील्ड में लड़कियों की कमी है, तो उसको देखते हुए क्या किया, उन्होंने देखा, समझा और उनके लिए कैंपेन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इनके लिए समर यूनिवर्सिटीज चला दी कि लड़कियां आए, सीखें विज्ञान को और आकर्षित हो। और मतलब ये बताना चाहूंगी कि बहुत कुछ सक्सेसफुल हुए उस रेशियो को बढ़ाने में। महिलाएं इन सब काम करने से जो है वो उसकी तरफ आकर्षित हुई। तो हम सबको भी मिलकर ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी जो है ये इनका समाधान हो पाएगा। सुधा जी, ऐसा देखा गया है कि जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी महिलाएं जिन्होंने अपना नाम बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, आज भी उनको एक रोल मॉडल के तौर पर दिखाया जाना चाहिए, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। बहुत हद तक वो बहुत कम मात्रा में दिखाया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि इस क्षेत्र में जो भी महिलाओं ने अच्छा नाम पाया है उन्हें एक रोल मॉडल के तौर पे महिलाओं के सामने प्रदर्शित करना चाहिए? जी, जब भी देखिए, जब साइंस विषय का जैसे ही नाम आता है तो आपके, मेरे, सबके मन में क्या होता है, APJ अब्दुल कलाम या और भी किसी पुरुष का नाम जो है सबसे पहले दिमाग में आता है, क्योंकि हमने उनके बारे में ज़्यादा देखा है, पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आगे नहीं हैं। उनमें से जो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, चूंकि मैं भौतिक शास्त्र से विषय से हूँ, तो मैडम मैरी क्यूरी का। हम बात करते हैं 1903, कितना पहले का समय था। उस समय में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता, और एक नहीं दो, इनको भौतिकी और रसायन दोनों के क्षेत्र में नोबेल मिला है। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, जैसे कि हम चंद्रयान 2 पे बात करें तो मैडम रितु करढाल का नाम सब जानते हैं, जिनको हम रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल हैं कि रोल मॉडल नहीं है ऐसा नहीं है, और भी इनके अलावा हम बात करें तो और भी हमारे आसपास हम देखेंगे, लेकिन हम इनकी तरफ जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए ऐसा होता है।
एक और नाम आता है टेसी थॉमस मैडम का, जिनको हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इन सब जो हैं DRDO में, इसरो से संबंधित बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जब कार्यरत हैं, तो लड़कियों को उनके बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बताया जाएगा, तो वो जो है वो ज़्यादा अच्छे से इस फील्ड में अग्रसर हो जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे रैसलिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा था कि साइंस इन एवरीडे लाइफ जी बिल्कुल कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी सेपरेटेड। तो जब हम साइंस को अपनी डेली लाइफ में से निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसका सबसे अच्छा जरिया है कि हम इसकी फील्ड में सारी लड़कियों को आने के लिए प्रोत्साहित करें। सुधा जी, समाज में हमारे इस पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपना नाम अच्छी जगह पे पहुंचा चुकी हैं, जो कि एक रोल मॉडल के तौर पे आ सकती हैं। आज आप हमारे इस मंच में आई, आपने अपने अनुभवों से जो भी ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों की बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी शुभा त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने अनुभवों से हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। दर्शकों, किसी भी समाज का सर्वांगीण विकास तभी मुमकिन है जब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बालिकाएं मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़े। आइए आज आप और हम ये सुनिश्चित करें कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को समान अवसर मिले और अपनी महत्वाकांक्षा इच्छाओं से वह आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने का। आज के लिए बस इतना ही। मैं इस उम्मीद से आज विदा लेता हूं कि जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।